कि आलिम ने इस पर घोर निंदा की है। मेरा वीडियो जस्ट अभी आया है, उस पर करीबन 3000 लोगों ने वो वीडियो को देख लिया। उन्होंने घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि उन्हें उसी स्टेज पर खड़े रहकर उलमाए किराम से माफी मांगनी होगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई रामदास भाऊ का लड़का है, रामदास भाऊ का लड़का है। आपके पिताजी एक निष्ठावान कांग्रेसी हैं, बहुत मतलब लोअर लाइन से आए हुए हैं, ग्रास रूट से आपके जो है पिताजी आमदार लाइन तक गए, आप आमदार बने, उसके बाद में वो बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं आकोट में और महाराष्ट्र में चल रही है विधानसभा चुनाव की धूम। आप जिस तरह से हमारे पिछले कई सारे वीडियोस को देख रहे हैं कि हम लोग महाराष्ट्र के कई शहरों में जाकर वहां का रुझान बोल सकते हैं, एग्जिट पोल बोल सकते हैं, लोगों का नजरिया बोल सकते हैं, या उनका दृष्टिकोण बोल सकते हैं, या उनकी चॉइस बोल सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं आकोट में और आकोट के विधानसभा चुनाव के वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार दीपक रामदास जी बोडखे हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उनका भविष्य का क्या प्लान है, अभी प्रेजेंट में वो क्या करने वाले हैं, और कुछ ऐसे सिजलिंग इश्यूज हैं, ऐसे कुछ सिजलिंग क्वेश्चंस हैं जो उनसे हम सीधे और बेबाक तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारे आप तक 24 न्यूज के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले मैं मेरे प्रोग्राम का शुरुआत इससे करूंगा कि जिस प्रकार से आप जो कैंडिडेट के अगेंस्ट में है, सोशल मीडिया में चलकर आ रहा है कि एक व्यक्ति जो है जो बीजेपी से खड़े हुए हैं वो 10वीं फेल है और आप एज अ टीचर वर्क कर चुके हैं। कैसे लग रहा है आपको कि आकोट का भविष्य कैसा रहने वाला है? इस विधानसभा इलेक्शन आकोट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी उम्मीदवार अभी मैदान में है उसमें जो अभी क्या बारसागड़ साहब जो बीजेपी से आमदार है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है उसका सीधा असर इस मतदार संघ के विकास पे हो रहा है। क्योंकि इस मतदार संघ के विकास के लिए जो शैक्षणिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से बड़े बड़े कॉलेजेस आना चाहिए थे, युवा लोगों के लिए जितने भी खेल मैदान के जो योजना थी वो आना चाहिए थी, काश्तकार शेतकरी के लिए जो भी किसान है उन किसान के माल को जो हमी भाव MSP है वो मिलना चाहिए था, उनके खेत के जो रास्ते हैं वो होना चाहिए था। इसके लिए जरूरी है कि एक राजनेता को बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए कि वो ये सब योजनाएं यहाँ ला सके। इसी के लिए आमदार होता है कि ये अपने स्थानिक गांव का, शहर का विकास कर सके। तो मैं सीधे तौर पे कहना चाहूँगा, या तो वो आकोट से कोई इत्तेफाक नहीं रखते कि यहाँ का विकास करे, क्योंकि उन्होंने दरियापुर का जो कुछ विकास किया है वो उनको अनुभव है कि विकास वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बाहरी उम्मीदवार है या और यहाँ की जनता उनको चुन के भी दे रही है आसानी से, तो वो यही सोच रहे हैं कि अब मैं बिना विकास करे यहाँ से चुन के आ रहा हूँ तो यहाँ मैं ज़्यादातर मेहनत क्यों करूँ, इसलिए वो यहाँ से विकास का उनका कोई एजेंडा है नहीं। तो इसका सीधा असर हमारे जो मतदार संघ के सभी नागरिक है, यहाँ के स्टूडेंट्स है, उनका जो एजुकेशन यहाँ होना चाहिए था, जो यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए था, बड़े बड़े खेल के मैदान होने चाहिए थे, स्टेडियम होने चाहिए थे, अच्छे से सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए थी, और बेरोजगार युवाओं को काम के लिए यहाँ MIDC का फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो भी फेज है आगे वो एक्सपेंशन होना चाहिए था। वो सभी के प्रति उनका जो भी रवैया है वो बहुत ही विकास के बीच में एक अवरोध के जैसा है। एक विकास ना करने की उनकी जो एक मंशा है वो जताती है कि उनको सिर्फ इलेक्शन जीतने तक ही इस मतदार संघ के लोगों के साथ काम है, बाकी तो फिर वो इलेक्शन जैसे ही पिछले 2 विधानसभा का देखें तो जीतने के बाद वो अपने काम में मशरूफ हो जाते हैं, दरियापुर में जाते हैं, फिर 1-1.5 साल पहले एक्टिव हो जाते हैं और लोगों से कांटेक्ट में आते हैं। अब ये तरीका सभी आम लोगों को, युवाओं को पता हो चुका है, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अभी हम स्थानिक प्रतिनिधि और विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ में हम लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है
कि आकोट तेलारा इस विधानसभा मतदार संघ की जनता वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार के तौर पे मुझे यहाँ से विकास के लिए विजयी बनाएंगे, ऐसी मैं जनता से उम्मीद करता हूँ। आपका जो सटीक भाषण है या सटीक जो आपकी जुमलेबाजी है उसको देखते हुए यहाँ तक तो समझ में आता है। इस समय हम मौजूद है सैयद यावरिल साहब के ऑफिस पे, जहाँ से आप मिलने के लिए आए थे। यहाँ पर कई सारे आपके कार्यकर्ता, मुस्लिम कार्यकर्ता और आकोट के दूसरे भी लोग यहाँ पर आपसे सीधा कनेक्टेड हुए। बीते पिछले कुछ दिनों से आप ग्रामीण इलाके का दौरा कर रहे थे। मुझे मिली जानकारी के अनुसार आने वाले समय में आप जो है आकोट का दौरा करने वाले, आकोट के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, आकोट के अलग अलग जो है इलाकों में जाकर अपने लिए वोट मांगने वाले हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वे सर्वा माननीय प्रकाश आंबेडकर जी ने जो है कल जो एक वक्तव्य उनका एक सोशल मीडिया पर चला है, जिस तरह का उनका एक भाषण चला है और उसमें उन्होंने जिस प्रकार से जो है मुस्लिम उलमाए कराम या मुस्लिम धर्म गुरुओं के खिलाफ जिस तरह सुनकर आ रहा है कि उनके खिलाफ उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर एक नेता, एक हमारे मौलाना है, उन्होंने भी, आकोट के मौलाना ने घोर निंदा की है। उस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं ये बता दूं कि इस चुनाव के माध्यम से मेरे चुनाव की शुरुआत मैंने तेलारा से किया है। मैं ये देखना चाहता था कि ज़्यादातर ग्रामीण भाग जो है वो विकास से कितना दूर है, इसलिए मैंने मेरे चुनाव का जो रवैया है, चुनाव की जो नीति है, मैं हाउस टू हाउस हर गली में जाके लोगों से मैंने अपने लिए वोट मांगा है, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा है। तो मुझे खास तौर पर ये दिखाई दिया कि वहाँ से ग्रामीण भाग से, हर गांव से रोड हो गए, नाली हो गई, कुछ विकास के जो जितने भी प्रश्न हैं वो वैसे के वैसे ही पिछले 10 साल से पेंडिंग है। अभी थोड़े से जो भी इन्होंने काम शुरू कर दिए थे वो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कहीं उद्घाटन किया है और कहीं कुछ रोड बनाना शुरू कर दिए जिसका दर्जा बहुत ही खराब है। तो मेरे देखने में यह आया कि ग्रामीण भाग में जो विकास होना चाहिए था वहाँ पे वो हुआ नहीं है। इसलिए मैंने हर गली, हर घर पर जाकर अपने लिए वोट मांगे और साथ में ये भी देखा है कि मुझे भविष्य में अगर मैं यहाँ से नुमाइंदा होता हूँ, यहाँ की जनता मुझे चुनकर देती है, तो मेरे सामने एक विजन रहेगा कि ये ग्रामीण भाग जो मुझे दिख रहा है, यहाँ एक हेल्थ का इश्यू है, एजुकेशन के इश्यू है, फार्मर्स के इश्यू है, ये सब इश्यू सॉल्व करने के लिए मुझे वहाँ नीचे के लेवल तक जाना जरूरी था, जो कि मैं बहुत हद तक एक 70-80% तक मैंने ग्रामीण भाग में पूरा अपना तेलारा में दौरा किया है। और आगे का मेरा नियोजन है कि मैं तेलारा शहर के बाद आकोट ग्रामीण, जो कि मैंने ग्रामीण करीब आधा भाग कर लिया है, और आखिरी फेज में जो है मुझे आकोट शहर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जैसा तेलारा इम्पोर्टेंट है वैसा आकोट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आकोट में जो विकास होना चाहिए था वो विकास कहीं दूर दूर तक नहीं हुआ। यहाँ की जनता बहुत अभी बीजेपी के खिलाफ में, एक ये आमदार के खिलाफ में, यहाँ के जो भरसगड़े साहब उनके खिलाफ में एक नेगेटिव माइंड लेके चल रही है। मैं उनको एक दिशा देना चाहता हूँ कि हम ही हमारा विकास कर सकते हैं, यहाँ का स्थानिक प्रतिनिधि ही विकास कर सकता है, और उसके लिए एक ऑप्शन के तौर पे मैं उनके सामने हाजिर रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त मैं आकोट में भी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से स्थानिक हूँ। अब स्थानिक के मायने आप समझ सकते हैं। नहीं, आपने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। मैंने जो मांगा आपसे, मैंने पूछा कि आपके सर्वे सर्वा जो है उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की मुस्लिम उलमाए कराम पर, उस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या स्टैंड है? अभी मेरी कल ही हमारे जिलाध्यक्ष से बात हुई है, इसमें पार्टी अपना स्टैंड रखने वाली है, उन्होंने ऐसा कहा है मुझे। दीपक रामदास जी बोर्ड के क्या स्टैंड रखते हैं, आकोट क्या, क्योंकि आकोट के आलिम ने इस पर घोर निंदा की है। मेरा वीडियो अभी आया है, उस पर करीबन 3000 लोगों ने वो वीडियो को देख लिया। उन्होंने घोर निंदा की, उन्होंने कहा कि उन्हें उसी स्टेज पर खड़े रहकर उलमाए कराम से माफी मांगनी होगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी का जब अभी स्टैंड आ जाएगा, उसके बाद मैं पार्टी का गाइडलाइन जो भी रहेगा उसके बाद ही मुझे मेरी राय रखने में आसानी जाएगी। एक मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगा। एक आखिरी सवाल मेरा, दीपक रामदास जी बोड़के, मैं जिस तरह से आकोट में घूमता हूं, मैं देखता हूं लोग आपको यहाँ का बेटा मानते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई रामदास भाऊ का लड़का है, रामदास भाऊ का लड़का है। आपके पिताजी एक निष्ठावान कांग्रेसी हैं, बहुत मतलब लोअर लाइन से आए हुए हैं, ग्रास रूट से आपके जो है पिताजी आमदार लाइन तक गए, आप आमदार बने, उसके बाद में वो राज्य मंत्री बने। कांग्रेस आप एक बोल सकते हैं कि एक ब्लड लाइन में चला है आपके। ये सब कुछ होने के बाद डिनर के लिए बैठते होंगे तो कांग्रेस की बात चलती होगी, कहीं कभी जाते होंगे तो कांग्रेस की बात चलती होगी। इतना सब कुछ होने के बाद में रामदास जी के साथ रहते हुए
दीपक बोर्ड की अपनी दिशा अलग बना रही है, कारण क्या बना? जी, मैं इसका जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त चाहूंगा, क्योंकि जब 1999 में हाँ, जब हमारे हाजी यावर अली साहब की दावेदारी बहुत पुख्ता थी, उस वक्त समीकरण के कारण से मेरे पिताजी को बाला साहब ने एक मौका दिया है। उस मौके के तौर पर बारी समाज को एक महाराष्ट्र लेवल पर, या आप बोल सकते हैं कि पूरी हिंदुस्तान के लेवल तक हमको एक पहचान मिली है। उसके लिए बारी समाज हमेशा बाला साहब का आभारी है। कांग्रेस में वो पहचान नहीं मिल पा रही थी। जी, कांग्रेस में कांग्रेस ने तो आपके पिताजी को राज्य मंत्री तक बना दिया ना, वो भी तो बारी है फिर। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मेरे पिताजी को उम्मीदवारी मिली तो वो भारी बहुजन महासंघ के एबी फॉर्म से मिली। अच्छा। उसके पहले वो कांग्रेस के नगर सेवक थे, सभापति थे, उनका लोगों से ताल्लुकात अच्छा था, मुस्लिम हिंदू लोगों से सबसे उनका सलोखा था, बातचीत थी। वो एक एक्टिव नगर सेवक सभापति राजकारणी रहे थे। लेकिन जैसे ही 1999 में कांग्रेस और भारी बहुजन महासंघ की युति हुई और लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन साथ साथ चल रहा था, तो एक समीकरण में उनको बाला साहेब ने भारी बहुजन का उम्मीदवार बनाया। अब जब आदमी, जब कोई भी हो, जब वो किसी पार्टी का उम्मीदवार बनता है तो एबी फॉर्म जिस पार्टी का लगता है वो नुमाइंदा उसी पार्टी का हो जाता है। अलायंस वालों का सपोर्ट करना उसका काम होता है। अब बाद में जो कुछ कांग्रेस के कार्यकाल में उनको मंत्री पद मिला, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के काल में मिला होगा, कांग्रेस ने उनको बड़ा किया होगा, लेकिन उसकी शुरुआत श्रद्धेय बाला साहेब अम्बेडकर की वजह से ही हुई। वो अगर बाला साहेब अम्बेडकर उनको आमदार नहीं बनाते तो कांग्रेस उनको मंत्री भी नहीं बना सकती थी। मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ। एक छोटा सा सवाल और बस मैं खत्म करूंगा। आपकी बातों से निकल कर आया एक, मैं मतलब नहीं पूछना चाहिए मगर लोगों के बीच में एक उत्सुकता है। आपके पिताजी इस समय भी बैनर्स के ऊपर नजर आते हैं। एक बड़ा चेहरा है आकोट। आकोट जैसे छोटे शहर में होने के बाद में उन्होंने यहाँ की नुमाइंदगी की और मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे जगहों पर हमारी नुमाइंदगी की बताया। अब जब आप एक जगह बैठते होंगे, मैं एक सिनेरियो दे रहा हूं आपको, मैं व्यूअर्स को भी सिनेरियो दूंगा कि आप डिनर टेबल पे बैठे हैं, अचानक से आपके पिताजी को पटोले साहब का फोन आया, तो क्या वो उठकर कहीं और चले जाते हैं, या आपको प्रकाश जी का फोन आता है तो क्या आप उठ के चले जाते हैं, या फिर एक ही टेबल पर बैठकर डिस्कशन चलता है दो अलग अलग पार्टीज का? इसका पर्टिकुलर इतना ही जवाब दे पाऊंगा कि हाँ, एज ए फैमिली हम एक हैं। मैं सद्य बाला साहेब अम्बेडकर के साथ में एक विचारधारा के साथ में जुड़ा हूँ, और मेरे पिताजी की जो भी विचारधारा है वो अम्बेडकर परिवार से कोई अलग नहीं है। इसलिए किसी का भी फोन आता है तो हमको उठ के जाने की कोई जरूरत नहीं रहती। मेरे फोन से भी बाला साहेब अम्बेडकर के साथ में मेरे पिताजी यानी रामदास जी बोर्ड के हमेशा बात करते थे और करते रहे। उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। शेगांव में जो बारी समाज का अधिवेशन हुआ था, बाला साहेब अम्बेडकर ने खुद मेरे पिताजी को बाजू में बैठने के लिए कहा था कि आप यहाँ बैठिए। तो ये माध्यम से हम जो बारी समाज है, हमारा बोरके परिवार है, वो बाला साहेब अम्बेडकर जो कुटुंब है, फैमिली है, उनके हम पर एहसान है और हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको किसी का फोन आने के बाद में कोई छुपाने की जरूरत नहीं रहती, सब ओपन पॉलिसी रहती है। मैं बाला साहेब अम्बेडकर का एहसान मानता हूँ। राजकीय जो भी डिसीजन पिछले जो कुछ सालों में हुआ होगा वो कांग्रेस में रहे होंगे, लेकिन उनका दिल हमेशा बाला साहेब के साथ में है और रहेगा। और वो हमें भी यही तालीम देते हैं, सभी घर के लड़कों को, उनके पोतों को, सबको, कि हमारा भगवान बाला साहेब अम्बेडकर हमारे भगवान है, वो हमारे गुरु है, उनके तालीम में हमेशा रहना चाहिए। बाला साहेब अम्बेडकर के एहसान तले हम दबे हुए, वो हमारे बाला साहेब अम्बेडकर हमारे एक दैवत के तौर पर हम उनको मानते हैं। तो इसलिए हमको नाना पटोले जी या फिर कांग्रेस के कितने भी वरिष्ठ नेता हो गए तो उनका फोन आया तो हमें उतना ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि वो फोन आने की वजह ही बाला साहेब अम्बेडकर है। बाला साहेब अम्बेडकर अगर हमको हाथ नहीं लगाते तो शायद हम इतने बड़े नहीं बनते थे कि हमको नाना पटोले का फोन आए या फिर राहुल गांधी का फोन आए। तो ये फोन, ये कांग्रेस के कितने भी नेशनल लेवल के लीडर है, वो फोन ही इसलिए करते हैं कि बाला साहेब अम्बेडकर ने हमारे पिताजी को, रामदास जी बोरके को एक आमदार बनाया था और उनकी जरूरत उनको थी। जो भी पॉलिटिकल एक्टिव हुआ आपके सामने है, हमारी आइडियोलॉजी एक है और हम बाला साहेब अम्बेडकर के साथ में है, रहेंगे, और मैं आखिरी दम तक बाला साहेब अम्बेडकर के साथ में रहूंगा।
बाला साहब के आम्बेडकर साथ में रहने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जब से हूँ 25 साल से, हमारे घर में भी थोड़ी बहुत विचारधारा का जो भी मसला हुआ होगा तो हमने घर में बैठ के सॉल्व किया है कि नहीं दीपक सही है, उसको वहां रहना चाहिए, और बाला साहब के आम्बेडकर के साथ में रह रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। तो मुझे मेरे फैमिली ने कभी अपोज नहीं किया है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे मतदाता आने वाली 20 तारीख के लिए? मैं मतदाताओं से आकोट के सभी मतदार बंधु, हमारी बहनें, इनको अपील करना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन है, आप सभी कैंडिडेट का एक परसेप्शन जो भी है स्टडी कर लीजिए। खास तौर पे हमारी लड़ाई जो बीजेपी से होने वाली है, बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पे मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहूँगा, लेकिन उनको उम्र दराज की वजह से वो यहाँ का विकास करने में अभी वो कार्यक्षम नहीं है। तो सभी मतदारों से मैं अपील करूंगा कि आप एक अच्छा और पॉजिटिव डिसीजन लें। दूसरी बात, हम जब विकास करने की बात करते हैं तो विकास कोई हवा की चीज नहीं है कि गांव में यहाँ आकोट का आमदार बन जाए और किसी और शहर में रहने के लिए हम चले जाएं। वो स्थानिक होना चाहिए, वो भी पूरा स्थानिक होना चाहिए कि गांव में कुछ भी कभी होता है, कुछ किसी को काम रहता है तो किसी पीए को फोन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उस आमदार को फोन कर दीजिए और उसने एक कॉल में आपका फोन उठाना चाहिए। ऐसा नुमाइंदा चुनने की अभी जरूरत है और ये जो आपको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। मैं सीधा कहना चाहूंगा कि यहाँ के मतदाताओं ने मुझे क्यों चुनना चाहिए, तो वो इसलिए कि मेरे पास मेरे पिताजी के राज्य मंत्री के कार्यकाल का एक एक्सपीरियंस है। मंत्रालय में मैं खुद काम कर चुका हूँ, सारी की सारी शासकीय योजनाएं वहां से फंड लाना, विकास करना, यहाँ से करा लेना और विकास क्वालिटी विथ क्वालिटी बेस वाला विकास करने की मेरी मंशा है। मैं किसानों के सिंचन का जो भी सवाल है वो सॉल्व करना चाहता हूँ। वहाँ बिजली का सवाल होगा, उनके रास्तों का प्रश्न होगा, तो जो कच्चे रास्ते होंगे वो पक्के करने का है। अपने स्टूडेंट्स के लिए नए नए एजुकेशन कॉलेजेस का, गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज यहाँ खुलने चाहिए, वो करने की मेरी मंशा है। साथ ही साथ में हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको बाहर निकलने के लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए, मैदान होना चाहिए, वॉकिंग के लिए कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए, ये सभी करने की हमारी मंशा है। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आना चाहिए, डेंटल कॉलेज भी आना चाहिए। आज बच्चे हमारे आकोट तेलारा के बाकी दूसरे गांव में रहने के लिए, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, उनको वहां रहने खाने पीने का खर्चा कितनी मुश्किल होती होगी, वो एक आमदार का काम है ही है। आमदार बोले तो सिर्फ आज ऐसा हो गया कि आमदार का विकास जो देख रहे हैं हम, तो बस रोड बना रहे हैं, कहीं नाली बना रहे हैं, ये सब नगर परिषद के काम रहते, ये बनाइए आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ बनाइए, लेकिन हमारा काम है बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ लाना है। अभी भी कुछ गांव में मैं देखा है, आदिवासी भाग का मैंने दौरा किया है आकोट में भी, वहाँ अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वो किसी और के यहाँ जाके 50 रुपए से एक ड्रम का भर के लाते हैं, वहां से पानी पीता है। उस दिन मेरे आंखों में आंसू आ गए कि वहाँ पीने का पानी भी नहीं था। तो सोमठाना के जैसे नए गांव है वहाँ पे भी देख लीजिए आप, शाहनूर के भाग में देख लीजिए, वहाँ बहुत पानी के मसले हैं। ये मसले सॉल्व करने की जिम्मेदारी आमदार की रहती है। इसी के लिए उसको विधान भवन कहते हैं, मंत्रालय कहते हैं, कि वहाँ आम नागरिक नहीं पहुंच पाता है, हमारा नुमाइंदा वहाँ पहुंच के हमारी बात रखे। विधान भवन में हमको वो प्रश्न करने की, वो सवाल करने की हमारी ताकत जो है वो जनता की ताकत रहती है। तो मैं इसी माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ का नुमाइंदा जनता ने ऐसा चुनना चाहिए कि जो उनके पूरी अपेक्षाओं के साथ खरा उतरे। और मैं उनसे इस बात को ग्वाही देता हूँ, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि इस आकोट तेलारा दोनों तालुका का और शहर का विकास करने की मेरी मंशा है। इसलिए सभी नागरिकों से, मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि मेरा क्रमांक 5 का जो बटन है गैस सिलेंडर, वो दबा के आप मुझे विजयी बनाइए। आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आपकी अपेक्षाओं की पूर्तता करना ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इन शब्दों के साथ उन्होंने अपना ये सारा कंक्लूजन रख दिया है।
आप हमारे जरिए से, हमारे चैनल के जरिए से आपके माइंड में जो सवाल चल रहे थे, जो पर्सनल थे, प्रोफेशनल थे, वो तमाम जो है जानकारियां हमें यहाँ पर दीपक जी ने दी और बेबाक तरीके से जवाब दिया। हमारे बेबाक सवालों के जवाब उन्होंने भी बेबाक तरीके से दिए। उन्होंने बताया कि अंबेडकर जी का और उनके पिताजी का किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके से वो निचले लेवल से ऊपर तक पहुंचे, सारी बातें उन्होंने बताई। निकल कर सब कुछ ये आ रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे दिन बीतेंगे, दीपक जी जब अकोट में आएंगे तो उस वक्त उनके मामला कैसे बनकर आते हैं, किस तरीके से समाज के बीच में उनकी एक छवि निकल कर आती है, वो भी देखने का विषय रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, रोज 2 नए वीडियोस आ रहे हैं जिसमें आपको रोज 2 नई चीजें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं नई और सिजलिंग इशू पर। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।